चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। केंद्र राज्य संबंध, ये वाला टॉपिक चल रहा था ना। किस भाग में है ये? भाग 11। टोटल भाग कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? जिनमें से 11वें में क्या है? केंद्र और राज्य संबंध। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत कोई देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है इंडिया इज कंट्री, ये लिखा है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है और ये राज्य अपनी मर्जी से नहीं, किसी एक आदमी की मेहनत और उसके बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद जब देशी रियासतों का एकीकरण किया था, भारत को एक बनाया था 1948 से 1950 में। और आप सब जानते हैं वो आदमी थे सरदार पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं और भारत के होम मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री भी, सरदार पटेल। तो भारत के बारे में हमने जाना था लास्ट क्लास में कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। इन सबके आपस के संबंध, यूटी तो चलो केंद्र के ही हैं, लेकिन जिसको आप केंद्र कहते हैं वहाँ भी एक सरकार बैठी है। और इन 28 में जो सरकार बैठी है वो कौन सी सरकार है? ये दोनों कई बार ऑपोजिशन पार्टी की होती हैं, जैसे एक इसकी कांग्रेस की और एक बीजेपी की। उस कंडीशन में ये आपस में लड़ती ना हो, तो इसलिए इनके संबंधों को पहले से क्लियर कर दिया। और क्लियर कैसे किया गया? 3 लिस्ट बना दी थी अंबेडकर नेहरू के टाइम में। ये पता था कि कभी ना कभी ये लड़ेंगे, तो उस लड़ाई से बचने के लिए पहले ही 3 लिस्ट बना दी। एक को नाम दिया केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट या लिस्ट नंबर 1। दूसरी को नाम दिया राज्य सूची या स्टेट लिस्ट या लिस्ट नंबर 2। और तीसरी लिस्ट को कहा ये समवर्ती सूची है, इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट है ये, और इसको कह दिया लिस्ट नंबर 3। पहली लिस्ट पे हमेशा देश के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और इस पे नियम हमेशा संसद बनाएगी। केंद्र के सारे नियम कौन बनाती है? संसद। दूसरी के वो टॉपिक होंगे जो किसी भी राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचायत है तो पंचायत राज्य की इंपॉर्टेंट है चीज, ऐसी पुलिस है, प्रशासन है अपने एरिया में, तो ये राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट के ऊपर काम करती है विधान मंडल, जिसमें विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल हो सकते हैं, और अगर परिषद नहीं है तो विधानसभा प्लस राज्यपाल या गवर्नर। और लिस्ट नंबर 3 वो है जिसपे केंद्र अपने नियम बना दे और राज्य अपने, दोनों अपने अपने काम करो। पर अगर कभी तुम लड़ पड़े तो ये लिखा हुआ है कि केंद्र की बात मानी जाएगी। आप सब जानते हैं केंद्र के नियम कौन बनाती है? संसद। और राज्य के नियम विधानमंडल। तो उस कंडीशन में विधानमंडल से ऊपर की स्थिति किसकी मानी गई है? संसद की। आप इन सबको देख के कहते हैं कि कहने को हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा है, संघात्मक शासन है, फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी आपका झुकाव किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ। आपके देश में कहीं ना कहीं एकात्मकता दिखाई देती है, यानी सब एक तरफ झुक जाते हैं। अगर देश में क्या लग जाती है तो इमरजेंसी की कंडीशन में फिर राज्य अपनी मर्जी नहीं चलाते, विधानसभाएं भंग की जा सकती हैं। इनके सारे टॉपिक पे काम कौन कर सकता है? इतना हमने पढ़ लिया था। अच्छा बताओ जरा, केंद्र सूची में कितने विषय थे? 97 से बढ़ के 100, ये 66 से घट के 61 और ये 47 से बढ़ के 52। इसके लिस्ट के विषय घटे हैं, इन दोनों के विषय बढ़े हैं। यहाँ से विषय यहाँ गए हैं। कौन से विषय हैं वो? शिक्षा, वन, नापतौल, पशु पक्षी का संरक्षण, जानवरों का, और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, स्वास्थ्य। इस तरह इसके 5 बढ़े हैं और इसके 5 घटे हैं, इसमें 3 बढ़े हैं। इन सबके अलावा एक लिस्ट है खाली पड़ी, जिसे हम कहते हैं अपशिष्ट, मतलब बचा हुआ, तो इससे बना दिया अवशिष्ट। अवशिष्ट रेजिड्यूरी या रेजिड्यूअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियों का हाथ भी किसके उसमें पकड़ा दिया? केंद्र। और केंद्र के सारे काम कौन करती है? संसद। अवशिष्ट का एक एग्जाम्पल क्या दोगे? इंटरनेट टाइप की चीजें जो है ना, इस पे देश कानून बनाएगा, ना कि राज्य। इतना समझ में आ गया था सबको? ठीक है, जरा किताब उठाओ और देखो हम किस पेज पर थे। 166 पर, ठीक है। 165-66 पर अवशिष्ट, ये पढ़ लिया था अवशिष्ट वाला? नहीं पढ़ा, नीचे वाला रहता होगा, ऊपर तो पढ़ लिया होगा, मैंने कटवाया होगा ना। ठीक है, अवशिष्ट मतलब क्या बताया? बचे हुए की पावर किसको पकड़ा रखी है? केंद्र। और केंद्र के सारे काम करती है संसद। ठीक है, आज तक ऐसा कभी हुआ होगा कि राज्य सूची के विषय को केंद्र को सौंप दिया गया हो? लिस्ट नंबर 1 पे सिर्फ कौन काम कर सकती है? केंद्र। बाकी कोई नहीं काम कर सकता। लिस्ट नंबर 2 पर काम करता है राज्य, पर विशेष परिस्थिति में किसको दे सकते हैं? केंद्र। कोशिश करते हैं कितने साल में वापस भी ले लें? 1 साल, क्योंकि इमरजेंसी याद करो 356 वाली 1 साल ही लगती थी। इसके बाद लिस्ट नंबर 3 पे तो दोनों ही काम करते हैं। अगर लड़ पड़े तो फिर किसकी चलेगी? केंद्र की। फिर केंद्र की चलेगी। वही बात है देखो अवशिष्ट शक्तियों में। अवशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 248, यहीं से स्टार्ट करना है ना, 248, ये बहुत काम का है। 248 अवशिष्ट शक्तियां विधायी शक्तियों के बारे में है। ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान, डबल टिक कर लो, संसद को। केंद्र के सारे नियम कौन बनाती है? संसद। यहां लिख लो, केंद्र के सभी नियम संसद बनाती है। केंद्र के सभी नियम संसद, ताकि तुम्हें पता चले केंद्र सूची पे काम संसद ही करती है। आगे पढ़ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, लेकिन भारतीय संघ में, अंडरलाइन करो, भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो आपने किसको देखा है फेडरेशन के लिए, फेडरलिज्म के लिए? कनाडा। कनाडा से आपने क्या उठाया? संघात्मक शासन, संघवाद या शक्तियों का बंटवारा।
ये कल परसों बताया था कि भाग जो है लिखित में, एक बार बोर्ड पे देखो इसको, अभी कुछ लोग जो सुनते नहीं उनको समझ में नहीं आएगा। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ, साइन हुए। आज ये 450 से ऊपर हैं, ये 25 हैं, ये 12, लेकिन ना तो इनका नंबर बढ़ा। आज भी आप लास्ट आर्टिकल देखेंगे 395, उसमें जहां थे ना उनमें A B C करके ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल पहले 19 के बाद 19 1 जो था 19 के बाद 20 इसमें ऐड कर दिया 19A, ऐसे ही 21 के साथ 21A आया, 51 के साथ 51A आया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। 300 के साथ 300A आया। ये A का मतलब है ये सारे बाद में ऐड हुए हैं। ये आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, जिसमें झंडा फहराना, प्रेस की आज़ादी अब मिले हैं, पहले नहीं थे, पहले झंडा फहराना मौलिक अधिकार नहीं था। 21A आपको कहता है राइट टू एजुकेशन, ये आपको 2010 में दिया गया, उससे पहले पढ़ने का अधिकार था ही नहीं मौलिक। ये पढ़ने का मौलिक अधिकार 6 से 14 साल के बच्चे को 2009 में एक एक्ट बना के 2010 में दिया। 51A आपके मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। ये कर्तव्य है कि आप सरकार की संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं, आप मारकाट ना बचाएं, हिंसा से दूर रहें, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाएं, पेड़ पौधों की रक्षा करें, सब आपकी ड्यूटी है, ये लिखी हुई है। 300 कहता है हमारी जो संपत्ति है पेरेंट्स की, ये उनकी मर्जी है कि वो किसको दें, ये उनका विधिक अधिकार है, कानूनी। पेरेंट्स चाहें तो अपनी संपत्ति में 1 रुपया अपने बेटा या बेटी को ना दें और कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं जाएगा उनका। आर्टिकल 300A के तहत वो कह देंगे हमने अपने विधिक अधिकार का यूज किया और कुछ नहीं है, सिर्फ 4 लाइन लिखवानी है। मेरा ये बेटा, मैं यहाँ का निवासी, ये मेरा नाम, ये मेरा पिताजी, और ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे कहे से बाहर है, या मेरी पुत्र वधू, और इनका मेरी चल संपत्ति से कोई लिंक नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 301 का यूज कर लिया और विधिक अधिकार कहता है कि जिसने जो जोड़ा है वो अपनी मर्जी से किसी को दान दे सकता है। दादा की प्रॉपर्टी पे पिताजी का हक नहीं है, लेकिन पिताजी ने अगर कोई घर बनाया, कोई प्लॉट लिया, कोई दुकान खरीदी, तो वो उनकी है, वो उनकी मर्जी, आपको दें या ना दें। ये ए मतलब ये पहले नहीं थे, ये सब बाद में आए। ऐसे ही जोड़ के वो 395 से कितने पहुंचे, 450। लेकिन आज भी अगर तुम लास्ट आर्टिकल देखोगे ना तो वो 395 ही लिखा मिलेगा, क्योंकि ए ऐड करके बढ़ाया गया, या बी ऐड कर दिया, या सी ऐड कर दिया। 22 भाग थे, आज भी लास्ट पार्ट 22 ही है, उस 22 में ही भागों के बीच में ऐड कर दिया। जैसे भाग 4 था तो 4 में 4A बना दिया, तो इस तरह से भाग भी ए करके 22 से कितने कर दिए, 25। लेकिन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को तुम देखोगे तो उसमें भाग 23 कहीं नहीं लिखा, ना 24 लिखा, ना 25, गिनती के 25 कर दिए, पर आज भी लास्ट नंबर क्या है, 22। ये बढ़ाई गई है, नो डाउट ये नंबर दिया गया है। आज आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची देख सकते हैं, लेकिन आप कहीं लिख के देखना 24th इसका पार्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। 22 भाग 22 हैं, 395 हैं, इनको ए करके ऐड करते चले गए, वो 22 से 25 बना दिए, और ये 395 से 450। इनके नंबर बदले, इनके नंबर नहीं बदले, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा आए वैसा देख के टिक कर देना। चलो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना वो आपके भाग 4 में है। फिर भाग 5 में आपके देश की जानकारी है, इसमें आर्टिकल 12 to 36 to 51 है, और इसमें है 52 से 151। इनके बीच में एक आर्टिकल आया 51A, तो भाग भी 4A बना दिया, इसमें आपकी ड्यूटीज आ गई। ये किसी इस तरह से नहीं है कि 4 या 5, 4A नया क्रिएट कर दिया, और ये भी कब क्रिएट किया, जब जरूरत पड़ी, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद, उससे पहले नहीं था। नहीं करते हैं अब, जैसे वैसे कहेंगे नंबर तो आप कहेंगे 22 हैं, लेकिन 25 कैसे बने, तो इस तरह से बने, नए नए पार्ट्स आके। कौन सी चीज़ें, हाँ बिल्कुल, इनके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, ये मर्जी है, मन करे राज्य मानेगा, नहीं मन करेगा नहीं मानेगा। ये इसलिए है क्योंकि अच्छा बनने के लिए इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ती है ना। एक बच्चे को घर में कहें कि बेटा जो तेरा मन करे वो कर, और उसको ये ना बताएं कि बेटा शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी, बताना ना, माने ना माने बच्चे की मर्जी। यहाँ ऐसा ही है, बताते हैं ऐसा ऐसा कर लो देश अच्छा बन जाएगा, ना माने तो देश की मर्जी। कुछ चीज़ें हैं आपकी जिनको कि आप डिबेट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको ठीक है पता, अब जैसे तुम इतने बड़े हो गए, तुम सब यहाँ 18+ बैठे हो, तुम सबको पता है इंसान को एक एज में अपना पूरा करियर, अपना भविष्य बनाने पे काम करना चाहिए। ये तुम्हें किसने बताया, बचपन से तुम सुनते आए, पेरेंट्स से, टीचर से, कभी तानों के बहाने, कभी डांट के बहाने, कभी प्यार से समझाया, बताया तो है ही। अब इस एज में आके आपके साथ मारकाट कोई नहीं करता। एक उम्र होती है बच्चे को 4 चांटे मारे, बैठ पढ़, पेपर आ गए, तुम्हें कोई क्या कर लेगा, तुम किताब लेके बैठ जाओ, मत पढ़ो। लेकिन पेरेंट्स की, टीचर्स की जिम्मेदारी तो थी ना, टाइम टू टाइम तुम्हें बताते गए। 12वीं के बाद मुझे तो नहीं लगता कोई पेरेंट्स ऐसे पीटते होंगे, पकड़ के नहीं बैठे तो चांटे चांटे या डंडे डंडे, कोई नहीं करता। सिर्फ कह देते हैं बेटा पढ़ ले, तेरा भविष्य खराब होगा, हद से 2-4 टॉन्ट मार देंगे, कब तक पढ़ा खाता रहेगा, शर्म नहीं आती है, लेकिन फाइनली पीट तो नहीं रहे ना इस तरह से। ये जो है ना भविष्य, ये बार बार दिखाना पड़ता है, यही आपका देश है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन को आपको रास्ता सही दिखाना पड़ता है। आप भटके तो आप देखिए यार रास्ता ठीक नहीं है, वापस आ जाएं, फिर भटके तो फिर आ जाएं। अगर कोई रास्ता ही दिखाने वाला ना हो तो पता नहीं आप कहाँ गर्त में गिरेंगे जाके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें सिर्फ अच्छा बनने के लिए जरूरी है, वो उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती, वो पढ़ लेनी चाहिए और कर लेनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, कल SSC के HSSC इसके एग्जाम में CHSL में शायद आया हुआ था, किसी ने भेजा था। आपके यहाँ है गायों से संबंधित कि भाई गाय जो है इनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन वो लिखा है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ऐसा कहाँ लिखा है, आर्टिकल 48 में लिखा है कि आप अपने देश के जो ये वन्य जीव प्राणी हैं या इस तरह के जो जानवर हैं इनकी रक्षा करेंगे। तो उसको किसी ने सोचा कि यार भविष्य के लिए कुछ तो अच्छा लिखा होगा। इसके ऊपर हरियाणा देश का पहला स्टेट बना जिसने नियम बना दिया। जरूरी नहीं कि सब माने, नहीं मानता मध्य प्रदेश ना माने, यूपी ना माने, क्योंकि उनकी राज्य सूची का विषय है, लेकिन हरियाणा ने कह दिया गौ संरक्षण अधिनियम है, हम किसी भी गाय को यहाँ काटेंगे नहीं मारेंगे, चाहे काटते मारते हो अलग बात है, लेकिन आपने विधिक तौर पर यह कह दिया, आपके CM ने, आपकी विधानसभा ने, आपके गवर्नर ने साइन कर दिए कि गौ संरक्षण अधिनियम पारित कर रहे हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 48 में नहीं लिखा कि मानो, लेकिन कहा मान लेना चाहिए, आपने मान लिया, अच्छी बात है। जो जो मानता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जबरदस्ती कराई जाए, कुछ चीजें इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। चलो फटाफट से पढ़ेंगे।
248। तो समझ में आया फेडरलिज्म किसके अकॉर्डिंग है हमारा? कनाडा के। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस। ये कई बार बता चुकी हूँ। कनाडा के पास लिख लेना ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस ये रिवर। नेक्स्ट देखो, राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्था शक्ति। क्या संसद किसी राज्य के विषय पर कानून बना सकती है या नहीं बना सकती? बना सकती है ना। आज तक कितनी बार बने होंगे ऐसे? बार बार बना सकती है, कभी कभी। कभी कभी अगर बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो राज्य के लिए कौन काम कर सकता है? केंद्र। एक एग्जाम्पल से सुनो, आर्टिकल 356 पढ़ा था हमने, क्या नाम था इसका? प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन देश में लगता है राज्य में? राज्य में। पंजाब पहला स्टेट है जहां राष्ट्रपति शासन लगा 1951 में, और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 5 साल का भी यहाँ लगातार में, और टोटल का 10 साल का। इस पंजाब ने 1951 में जब राष्ट्रपति शासन देखा तो इसका बजट पारित करना था। भाई पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? इसका बजट पंजाब पारित नहीं कर पाया, वहां तो राष्ट्रपति शासन था। इसके बजट पे बहस हुई दिल्ली में, संसद में, लोकसभा राज्यसभा, पेश किया बजट और बहस करके पारित कर दिया। राज्यसभा ने भी साइन कर दिए और चला गया उस टाइम के देश के राष्ट्रपति, जो कि कौन हुआ करते थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में 10-12 साल तक यही रहे थे। इनके पास गया, इन्होंने पढ़ा बजट और इन्होंने 1952 में साइन करने से पहले, जब तक ये साइन करते उससे पहले पंजाब का राष्ट्रपति शासन हट गया। 1952 आ गया था। तो इन्होंने, राष्ट्रपति ने कहा, जब इनको पता चला कि राष्ट्रपति शासन हट गया, इनका साइन करने का टाइम आ गया, इन्होंने कहा अब मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, और ये मेरी पावर है, ये मेरी एब्सोल्यूट वीटो की पावर है कि मैं साइन ना करूं। तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पंजाब के पास जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। पंजाब अपना बजट खुद ही ना पारित करेगा। हम कौन पंजाब को बताने वाले कि तू 1 करोड़ यहाँ खर्च, 10 करोड़ यहाँ खर्च और 50 करोड़ यहाँ लगा? पंजाब अपने काम सारे करेगा। इसका मतलब आपके देश में जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य के सारे डिसीजन कौन ले सकता है? केंद्र। लेकिन अगर केंद्र सोचे और देखे, वेट करे 1 साल भर के अंदर और इनका राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाए, तो क्या राष्ट्रपति जबरदस्ती इनके ऊपर कानून थोप सकता है? नहीं, समझदार राष्ट्रपति करेगा ही नहीं। ऐसा किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखें जरा पेज 166 पे देखो, राज्य विषयों पर संसद की व्यवस्था की शक्ति। हटाता कौन है? बैठो। राष्ट्रपति शासन कौन हटाता है पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया किसने था? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति शासन के लिए मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल 15 दिन में रिपोर्ट भेजता है, पता है ना सबको ये। वो रिपोर्ट किसको जाती है? गृह मंत्री। गृह मंत्री जहां गड़बड़ देखता है बताता है पीएम को, और पीएम प्लस कैबिनेट किसको कह देती है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दो? राष्ट्रपति। नाम राष्ट्रपति का, काम कौन करता है? राज्यपाल। कंडीशन सुधरती भी तो दिखती होंगी ना, जैसी कंडीशन लगता है हाँ अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल जल्दी आएंगे क्योंकि काम कौन कर रहा है? राज्यपाल। और राज्यपाल मतलब कौन चला रहा है राज्य को? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार चलाएगी तो वो जैसे तैसे पावरफुल है, वो अपनी पावर का यूज करके चीजों को सुधार ही देगी। 99.9% वो जल्दी सुधारेगी। 1 साल तो बहुत बड़ी चीज है, 1 साल से पहले खत्म करवा देते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन नहीं सुधरी, तो मैंने आपको बता ही रखा है, कौन बताएगा कि कंडीशन सुधर गई? तो आप ये सोचो, राज्यपाल एजेंट है। किसका एजेंट है ये? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति ही लगाएगा और राष्ट्रपति ही हटाएगा। राष्ट्रपति अगर 15 दिन में पहले रिपोर्ट ले रहा था तो क्या अब नहीं पूछता होगा 15 दिन में क्या हुआ? गृह मंत्री लगातार नजर रखता है जहां राष्ट्रपति शासन है वहां चीजें कैसी हैं, अंडर कंट्रोल हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और जैसे ही कंडीशन ठीक लगती है तुरंत से राष्ट्रपति घोषणा करवा देता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन समाप्त, या तो इलेक्शन दोबारा करा देगा, और अगर मान लीजिए सरकार ठीक काम कर रही थी तो सरकार की बहाली दोबारा से कर देगा। ये लगाने और हटाने की पावर किसके हाथ में है? और राष्ट्रपति को सारी बातें कौन बताता चलता है? राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल किसका एजेंट है? केंद्र का, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति तो मान लो कठपुतली, सारी चीजें समझनी है, कौन चलवाता है? पीएम। राज्यपाल उसी पार्टी के चहीते बनते हैं जिस पार्टी का पीएम होता है। तो पीएम हर राज्य पे नजर रखता है, यानी हर राज्यपाल कॉन्टैक्ट में होता होगा पीएम और राष्ट्रपति के और गृह मंत्री के में। तो जहां कंडीशन खराब, जैसे वो बताया था, ऐसी कंडीशन अंडर कंट्रोल है ये भी बता देगा, और ये बताते ही कौन अगली घोषणा कर देगा? राष्ट्रपति। लगाने वाला भी राष्ट्रपति है और हटाने वाला भी राष्ट्रपति है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी। मनी बिल पे चली थी, मनी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो बिल्कुल चली थी। आपके देश में एक पीएम थे वीपी सिंह, मैंने जिक्र किया वीपी सिंह का कभी? वीपी सिंह क्या किया था वीपी सिंह ने? आपका ओबीसी का आरक्षण कितने तक ले गए थे? 27%। पता है ना सबको ये। वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया? ये सरकार गिरनी थी, अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ, इनके ऊपर बहस हुई और साल नहीं टिक पाई। मान लीजिए लोकसभा ने कहा भैया हमें इस पीएम पे विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए। इसके ऊपर बहस हो गई, कंफर्म हो गया कल इनकी सरकार गिरेगी। तो उन्होंने पता क्या किया? आज कल गिरनी है सरकार, सबको पता है, बच्चे बच्चे कल सरकार गिरेगी। आज क्या किया? वीपी सिंह कितने चालाक थे इस टाइम पर, इन्होंने तुरंत से अपना एक बिल बनवाया, मनी बिल, जो कि राष्ट्रपति की परमिशन से बनता है, परमिशन नहीं ली राष्ट्रपति से, अपने आप एक मनी बिल अपनी सरकार का तैयार किया और कहा पीएम और कैबिनेट मंत्री जो रह गए हैं उनकी पेंशन इतने गुना बढ़ जाएगी। अचानक से, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ ना डिस्कशन ना पूछना, कल हटनी है सरकार, आज बिल पारित कर देते हैं। और क्योंकि पैसों का विधेयक था, तो कौन सा विधेयक था ये? धन विधेयक। इन्होंने आनंद फानन में लोकसभा से पारित किया, कल हटेंगे तो आज ही सारा काम कर चले, और लोकसभा से पारित करके किसको पहुंचा दिया? ये राज्यसभा। राज्यसभा से भी पारित करवा लिया, क्योंकि राज्यसभा जानती है मेरे पास पावर नहीं है रोकने की। धन विधेयक तो सारी पावर लोकसभा लेके बैठी है। जब ये राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने कहा मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। कोई भी कह सकता है 1 दिन का टाइम, तो मैं डिस्कस तो करूंगा, सोचूंगा। अब राष्ट्रपति ने देखा कौन सा विधेयक भेज दिया मेरे पास?
धन विधेयक मैंने आपको बताया होगा पहले पूछ के पेश करना पड़ता है। किससे पूछना पड़ता है? इन्होंने नहीं पूछा, किसी से अपनी मर्जी से लाए, पेश किया, पारित किया, बहस करके और अपने आप आगे बढ़ा दिया। अब राष्ट्रपति आपके उस टाइम पर जो थे, इन्होंने कहा किससे पूछा था ये? मुझसे तो नहीं पूछा। और इसीलिए राष्ट्रपति ने इस धन विधेयक को निरस्त कर दिया। इसलिए भी कर पाए क्योंकि सरकार तो अगले दिन हटी गई। सरकार हटी, धन विधेयक निरस्त। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा मैं अपनी एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर रहा हूं और मैं 100% मना कर रहा हूं इस पे साइन करने से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है मुझसे या मेरी परमिशन के बिना कहीं भी धन विधेयक पेश नहीं होगा। इन्होंने पेश तो बहुत छोटी बात है, इन्होंने तो पेश, पारित, बहस सब करके और सीधे मेरे साइन के लिए भेज दिया। आज तक आपके देश में सिर्फ 2 राष्ट्रपतियों ने एब्सोल्यूट वीटो मना किया है कि हम साइन नहीं करेंगे। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लॉजिकली ठीक थे, और एक कौन था ये? कौन था ये? 90s में आपका राष्ट्रपति कौन था 92 तक, जिसने 4 पीएम देखे थे? रामास्वामी वेंकट रमन। सिर्फ 2 राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया और दोनों के कारण बता दिए। धन विधेयक पे मना तब करेगा जब उसकी परमिशन के बिना पेश और बहस कर दी गई, अदरवाइज मना नहीं करता। नॉर्मल बिल कभी मना नहीं हुए या धन विधेयक भी नहीं हुए। हाँ, पॉकेट वीटो लगाई थी मैंने। राष्ट्रपति पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया? फिर ये सब नहीं बताया क्या? ये सब पॉइंट बताती हूँ मैं। राष्ट्रपति किसने लगाया था पॉकेट वीटो? यानी जैल सिंह ने। क्यों लगाया था? क्योंकि राजीव गांधी एक गलत नियम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें यह था कि डाकिये जिसका चाहेंगे चिट्ठी खोल के पढ़ लेंगे। ये निजता के अधिकार का हनन था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे साइन नहीं मना नहीं किया। मना करते तो एब्सोल्यूट होता। उन्होंने ना हाँ की ना की, उठा के कागज अपनी पॉकेट में रख लिया, कहावत है, और कहते हैं पॉकेट वीटो का यूज किया। कोई भी राष्ट्रपति 3 वीटो यूज कर सकता है, या तो सीधे मना करना जैसी 2 ने की, एक होता है मैं साइन नहीं करूंगा, ना मैं हाँ करूँ ना करूँ, मैं बोलूंगा ही नहीं। ये यूज की थी पॉकेट वीटो किसने? यानी जैल सिंह। और एक ने कहा था आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, मुझे गड़बड़ लग रही है। ये थे एपीजे अब्दुल कलाम, सस्पेंसिव वीटो, इसलिए दोबारा नहीं आए। फिर जब दोबारा राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो और डिटेल से समझा दूंगी, कहानियां हैं ये सारी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम राज्य सूची के विषय पर संसद की व्यवस्था देखो। पहला पॉइंट पढ़ लो। संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता हेतु, ये टिक कर लो, राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय एकता, इसके लिए। फिर पढ़ो, राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाला संविधान। पहला, राष्ट्रीय हित, अंडरलाइन करना, आर्टिकल 249। फिर पढ़ो, राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि, अंडरलाइन करना, राज्य सूची में निहित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय का बन गया तो कितने साल चल सकता है? कितने साल? 1 साल, फिर वापस राज्य में आएगा। आगे पढ़ो, उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष है। ये काम का पॉइंट है। आर्टिकल 249 कहता है अगर कोई राज्य का टॉपिक देश के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए तो उस पर नियम कौन बनाएगी? संसद। लेकिन ऐसा कितने दिन चलेगा? 1 साल। ये काम का पॉइंट था। आगे अगले पॉइंट पे आ जाओ। आपातकाल की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा में क्या होगा? राज्य सरकारें काम करेंगी या संसद काम करेगी? संसद काम करेगी। इसमें टिक करना, सेकंड लाइन पीछे। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे पढ़ लो, किंतु संसद द्वारा इस प्रकार राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद पावर में नहीं रहता। यानी जब किसी राज्य के लिए संसद ने कानून बना दिया, कितने दिन चलेगा? जब तक क्या चलेगा? आपातकाल। आपातकाल हटा तो कितने दिन के अंदर खत्म? 6 महीने, फिर हमेशा नहीं चलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, राज्यों की सहमति। इसको थोड़ा सा सुन लो। राज्य सूची पे काम कौन करती है? राज्य सूची पे पावर किसके हाथ में है? राज्य सरकार। यहाँ हम एक शब्द कहें तो विधान मंडल। विधान मंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। विधानसभा प्लस, ये एमएलए कह लो, एमएलए प्लस एमएलसी प्लस गवर्नर, यही तो 3 हुए। अगर 2 राज्य इकट्ठे हों, मान लीजिए कोई भी कोई छोटा राज्य, गोवा और सिक्किम, दोनों छोटे राज्य हैं, दोनों इकट्ठे हों और संसद को कहें या केंद्र को कहें आप हमारे लिए कानून बना दो, हमसे कानून नहीं बनेगा, हमारे पास इतना ना तो नॉलेज ना हम काम कर सकते। अगर 2 राज्य इकट्ठे होकर संसद से रिक्वेस्ट करें तो संसद उनकी बात मान के सिर्फ इन दोनों राज्यों के लिए इनकी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। हमारे लिए कानून नहीं बनाएगी, यूपी के लिए कानून नहीं बनाएगी संसद, ना हरियाणा ना पंजाब। जिसने इकट्ठे होकर कहा आप हमारी राज्य सूची के विषय पर कानून बना दो तो संसद कानून बना सकती है। ये संविधान में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखो, वही है, ये टिक कर लो, राज्यों की सहमति वाला। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करें कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची के उन विषयों पर विधि बना सकती है। ये मर्जी है या रिक्वेस्ट मानती है? ये रिक्वेस्ट। सबके बना देगी कानून या जिसने रिक्वेस्ट किया बस उसके? ऐसा 2 बार हुआ भी है। पढ़ो आगे। इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर, अंडरलाइन कर लो, पारित कानून को संशोधित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। इसको बोर्ड पे देखो। मान लो इन दोनों ने कानून बनवा लिया अपने किसी टॉपिक पर, अब ये कानून चेंज करना चाहे तो कर नहीं सकते। इसको चेंज भी कौन करेगी? संसद। तो तुम्हें क्या लगता है बहुत आसानी से ये कानून बनाने की रिक्वेस्ट करते होंगे? नहीं करते होंगे, नहीं ना, अपने काम खुद करते होंगे। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, इकट्ठे होकर कह दे जी आप हमारे कानून बनाओ, तो कानून बना देगी संसद। पर संसद कहेगी मेरे बनाए कानून में तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर इसमें अमेंडमेंट करना है तो फिर मुझे ही करना है, मेरी नॉलेज में डालना, तब मैं अमेंड करूंगी। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसीलिए कोशिश करता है हर राज्य कि अपने ऊपर काम खुद ही कर ले। फिर भी देखो 2 बार क्या हुआ। अगला पॉइंट देखो,
राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद, पावर में आने के बाद, अब तक केवल 2 बार, इसको टिक कर लो, अब तक केवल 2 बार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने को संसद को अधिकार दिया गया। पढ़ेंगे सिर्फ 5 राज्य थे, मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और यूपी। इन्होंने कानून बनाने के लिए 1953 में कह दिया था संसद को, तब तो नया नया कानून था। नेक्स्ट भी पढ़ लो, 8 राज्य थे, 1955 में कोई प्रतियोगिता, पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने के लिए इन्होंने कहा। जिन्होंने रिक्वेस्ट की, इसके अलावा क्या पूरे देश ने बात मानी होगी? बस जिसने रिक्वेस्ट की थी। कितनी बार ऐसा हुआ? 2 बार। बहुत स्टार्टिंग थी, आज ऐसा कोई नहीं कहेगा, तब ज्ञान कम था ना लोगों में। एक 53, एक 55, बाकी कभी नहीं किया ये काम। कौन सा आर्टिकल है ये? 252। और 249 क्या था? राज्य सूची के विषय पे केंद्र काम कर ले, लेकिन कितने दिन चलेगा वो काम? 1 साल, और उसके बाद फिर वो अपना काम खुद करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार। अब मुझे बताओ, तुम्हारे देश के डिसीजन केंद्र लेता है या राज्य? भाई हमें चाइना के साथ लिंक कैसा बनाना है, ये विदेश नीति है। अब पाकिस्तान से के पास ये जो तालिबानी हैं, इनके लगातार कांटेक्ट हैं, इससे हमारे ऊपर भी तो प्रभाव पड़ सकता है। तो विदेश नीति बनाते टाइम अब मुझे बताओ, पंजाब अपनी नीति बनाएगा, राजस्थान अपनी नीति, क्योंकि उनके बॉर्डर टच है, अपनी नीति बनाएगा, गुजरात अपनी, कश्मीर अपनी, या पूरे देश की एक नीति बनेगी? इसका मतलब जब भी विदेश के साथ कोई संधि करे, कोई करार करे, या क्यों ना लड़ाई करे, युद्ध करे, इन सब में राज्य की मर्जी नहीं चलती। किसकी मर्जी चलती है? देश की। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है 1999 में कारगिल वॉर जब हुआ तो कश्मीर नहीं लड़ा था, भारत लड़ा था पाकिस्तान के साथ। 1962 में जब आपके ऊपर अटैक किया था, कश्मीर की बेल्ट और उस टाइम का नेफा क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस ये 5 लड़े थे, ये 5 और ये हम पूरा भारत लड़े थे चीन के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल कोई ट्रेटी, कोई संधि करनी हो तो देश करेगा, राज्य कुछ नहीं बोलेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे सिक्किम है, आपके सिक्किम की खासियत है 3 तरफ 3 देशों से घिरा है। हम सिक्किम को लेकर कोई डिसीजन अगर देश में लेते हैं तो सिक्किम मना नहीं कर सकता। अगर आपकी सरकार सिक्किम से जुड़ा कोई कंडीशन भूटान, नेपाल या चीन के साथ लगाती है तो सिक्किम ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिक्किम की मर्जी विदेश नीति में बिल्कुल नहीं चलेगी, करेंगे उसके फायदे की बात, पर उससे जरूरी नहीं कि उससे पूछा जाए। अगला पॉइंट देखो, वही है अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार। संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए संधि या करार के इंप्लीमेंटेशन के लिए, अंडरलाइन कर लो, भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से ही विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वो विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब पावर असली किसके हाथ में है, राज्य या केंद्र? हाँ, किसी से बिना पूछे, ना सिक्किम ना राजस्थान, कोई नहीं है। ये लड़ाई होगी तो भारत डिसीजन लेगा, ना कि कोई राज्य डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। पहली चीज तो कौन देश को बताता है कि भाई इस राज्य में काम ठीक से नहीं चल रहा? राज्यपाल। अगर व्यवस्था भंग हो गई तो फिर क्या कंडीशन है आप जानते हो? 356 के तहत क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या कोशिश करते हैं, कितने महीने में संसद से पारित करवा ले? नहीं, संसद से 2 महीने, और फिर कितने महीने तक लगा रहे? 6। इसमें 4 आ गए, ये 4 माने जाएंगे, वैसे 6 लिखते हैं। फिर कितने महीने? ऐसा कितने साल? 1 साल तक राज्य के लिए कानून कौन बना देगी? संसद। लेकिन 99.9% कोशिश करते हैं विदिन 1 ईयर कंडीशंस को सुधार दें और इसको हटा दें। अगर कंडीशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या करें? इलेक्शन कमीशन कह रहा है यहाँ चुनाव नहीं होंगे, और एक और क्या था, देश में 352 लग गया, तो ये आपातकाल बढ़ेगा, वरना बढ़ेगा नहीं। तो कोशिश की जाती है विदिन 1 ईयर राष्ट्रपति शासन को खत्म कर दिया जाए। और ये अच्छी चीज नहीं है बार बार लगना, ये आपके संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि यही लिखते हैं कि जब संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे तब 356 लगेगा। फिर भी कितने शर्म की बात है, ऐसा कितनी बार लगा दिया? 125 प्लस। सिर्फ 2 स्टेट रह गए बिना लगाए, एक तेलंगाना और एक छत्तीसगढ़, बाकी सबने इसका 10-10 बार किसने यूज कर रखा है? यूपी और मणिपुर ने। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब लोगों ने। गोवा जैसे छोटे से राज्य ने भी राष्ट्रपति शासन लगा रखा है। अभी पौंडीचेरी में इसी साल लगा ही हुआ था, फरवरी में। चलो पढ़ेंगे अगला, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। सेकंड लाइन टिक करना, यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति के अनुपालन में असफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति उसके सारे कानूनों पे साइन भी करता है, बिल्स पर। किस राष्ट्रपति ने पंजाब के बिल पे साइन करने से मना कर दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी पावर यूज कर ली थी? एब्सोल्यूट वीटो। कितने लोगों ने आज तक यूज किया? 2। एक ने धन विधेयक के लिए की और ठीक की, और दूसरे ने जो पहले ही कर डाली थी। कौन था ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सबसे लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, अनुच्छेद 200। आप जानते हैं कि जब बिल या विधेयक कानून बनता है तो एक प्रोसेस चलता है। सबसे पहले बिल कहाँ पेश करना पड़ता है? अगर राज्य है तो विधानसभा, फिर विधान परिषद, और फाइनली राज्यपाल। इसके साइन के बाद क्या बन जाएगा? कानून। राज्य सूची के विषय पे कानून इस प्रोसेस से बनता है, लेकिन ये प्रोसेस आपके सिर्फ 6 स्टेट्स में चलता है, जहां जहां क्या है? विधान परिषद। कितने स्टेट्स में है? 6। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाकी सब में सीधे विधानसभा से पारित होकर कहां चला जाता है? राज्यपाल। यानी लगभग सारे देश में ऐसे ही चलता है, 6 में सिर्फ इस तरह से। दूसरा है, अगर केंद्र की बात करें, केंद्र की, तो राज्य की बात थी, यहाँ कैसे पास होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। मैंने ऊपर प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस जरूरी नहीं है, ऊपर सीधे फाइल यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। हरियाणा की फाइल कभी गई नहीं विधान परिषद में, क्योंकि हरियाणा विधान परिषद है ही नहीं, ना दिल्ली में विधान परिषद, ना पंजाब में, गिने चुने राज्यों में है। इसको मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि हर हाल में कानून ऐसे ही बनेगा। इसके अलावा कानून बनाने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका। कोई बातचीत करता ना दिखा, कुछ गधे जो हैं जब पढ़ाया जा रहा है तो किताब में क्या झांक रहे हैं पता नहीं वो। अब बोर्ड पे देख लो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तरीका है कानून बनाने का। अगर कानून नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत है, तो इस एरो को उल्टी कर दो, इस तरफ चल पड़ेगी, लेकिन चलेगी ऐसे ही प्लस के साथ ही। राष्ट्रपति अगर पहले कानून बना दे तो वो कानून तुम्हारे मेरे लिए कानून है, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसको अध्यादेश कहते हैं। समझाया हुआ था ना? किस आर्टिकल में बताना? अनुच्छेद 123 123 कहता है आर्टिकल कि अगर आपके देश में कोई एकदम से दिक्कत आ जाए, मान लीजिए आज का, अब देखो एक एग्जांपल देखो, हरियाणा में पेपर लीक हुए,
कानून बनाने के लिए विधानसभा का सत्र बैठा, इनके सत्र ना बैठा हो और कानून बनाना हो तो काम कौन कर देता? सीधे राज्यपाल। अभी देखा ना आपने, भाई नकल विरोधी कानून बनाएंगे, चाहे फॉर्मेलिटी करेंगे लेकिन कुछ तो जागे, कुछ तो करेंगे। इसका मतलब अगर सत्र चल रहा हो तो कानून ऐसे बनता है, राज्यपाल के लास्ट में साइन या राष्ट्रपति के लास्ट में, और अगर सत्र ना चल रहा हो, सीधे कानून बनाना हो तो वो कानून अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है। तुम और मैं नहीं जानते ऑर्डिनेंस के बारे में, हमें सिर्फ किताबी बात पता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ हमारे देश में कि ऑर्डिनेंस लाके फिर लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया और वो तुम्हारे मेरे लिए क्या बना रह गया? कानून। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? रीजनल रूरल बैंक। ये कब बना था? 2 अक्टूबर 1975 को। 5 बने थे और आज भारत में पता नहीं कितने रीजनल रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उस टाइम के राष्ट्रपति ने पहले इंदिरा गांधी के कहने पे क्या लागू किया था? अध्यादेश, और वहां से फिर कानून बन गया। और 75 के हमारे दादाओं के टाइम में भी उनके लिए कानून था और हमारे लिए भी कानून, लेकिन पढ़ाई ने हमें बताया कि अच्छा ये आरआरबी अध्यादेश से बने हैं, ये डायरेक्ट बिल से पारित होते वहां नहीं गया, ये उल्टी डायरेक्शन में चला था। तो वही बता रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है। देखो जरा अनुच्छेद 200। अच्छा, ये एक पॉइंट इसी से जुड़ा जो बता भी चुकी थी पहले। एक बार देखो, इसको साइन करने पड़ेंगे। एक बार मना करेगा दूसरी बार में बाध्य है, ऐसे ये भी एक बार मना करेगा दूसरी बार में बाध्य ये नहीं है। ये पहली बार मना कर देगा, सेकंड टाइम में क्या है? ये बाध्य। या तो वीटो यूज कर, और वीटो यूज करेगा अगर ये आदमी तो इसको लॉजिक देना पड़ेगा, गलत तरीके से नहीं कि मैं तो वीटो यूज करूंगा, कोई कारण बताना पड़ेगा। इस आदमी को आजादी है, अगर दोबारा मन नहीं कर रहा ना साइन करने का, कह दो मैंने आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति से डिस्कस करने के लिए इसको रिजर्व कर लिया और अब मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इसमें मैं किससे डिस्कस करूंगा? राष्ट्रपति। और जब राज्यपाल कोई भी फाइल अगर राज्यपाल रोक लेता है और कहता है मैं राष्ट्रपति से इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, तो उस टाइम विधानसभा और विधान परिषद के हाथ बंध गए। ये कुछ नहीं बोल सकती, ये जब तक फाइल इसके पास है ना, दबाव बनाती है, सर साइन कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा सर साइन कर दीजिए, मना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे इसने कह दिया मैं राष्ट्रपति से डिस्कस करूंगा, कौन से आर्टिकल के तहत? 200, और इसकी पावर है, फिर विधानसभा की आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति विधानसभा के आंसर्स नहीं करेगा। और राष्ट्रपति चाहे तो कारण बताएगा कि मैं क्यों मना कर रहा हूं साइन करने के, और चाहे तो कारण भी ना बताए। विधानसभा इतना नहीं कर सकती कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन करे कि सर क्यों नहीं साइन किए। ये किससे क्वेश्चन कर सकती है? राज्यपाल। राज्यपाल भी चालाक है, समझदार है, कौन से आर्टिकल का यूज कर लिया? 200। फाइल किसके लिए आरक्षित बना दी? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चाहे 1 महीना, 6 महीना, 2 साल या पूरे 5 साल फाइल पे हाँ ना करे, और राज्यपाल को तो जबरदस्ती पूछते हैं सर साइन क्यों नहीं किए, इसके सामने आवाज नहीं निकल सकती। इसका मतलब राज्यपाल के पास एक पावर तगड़ी है, वो किसी भी चीज पे साइन करने से रोक सकता है। किसका नाम लेके? राष्ट्रपति। और कह देगा डिस्कशन करूंगा। लेकिन देखो राष्ट्रपति इनकी फाइल दबा लेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पोजीशन ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की फाइल को दबा सके। बस कंडीशन बहुत ही खराब होंगी तो वीटो यूज करेगा, और वीटो के कारण बताने पड़ेंगे। वीटो सिर्फ 3 तरह की है, एक मैंने अभी नाम लिया था एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरी है पॉकेट वीटो। अमेरिका में 4 होती हैं, आपके यहाँ 3 ही हैं, और तीनों का यूज किया इसलिए सुन लो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सीधे मना करना, नहीं करता साइन, इतनी पावर है नहीं पर कर सकता इतना यूज। इसका यूज 2 बार हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब किसके बिल पे साइन नहीं किए? पंजाब। और उनसे कोई पूछे तो उनका कारण था मैं इसलिए साइन नहीं करा क्योंकि वहां पे आपातकाल हट गया, अपने खर्चा खुद देखे, मैं कौन हूं। इसी तरह से किसने मना कर दिया था? एक नाम मैंने क्या लिया था, क्या नाम था उनका? रामास्वामी वेंकट रमन। इन्होंने क्या लॉजिक दिया, मैं क्यों मना कर रहा हूं? भाई धन विधेयक संविधान कहता है मुझसे पूछ के पेश होगा, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं क्या पेश करा, मैं नहीं साइन करता। दोनों ने अपनी पावर बिल्कुल ठीक यूज की, और अगर कोई चैलेंज करता तो दोनों के पास आंसर था, गलत नहीं है कोई सा भी। इन दोनों के अलावा आज तक किसी ने एब्सोल्यूट का यूज नहीं किया और कोई सोच भी नहीं सकता। दोनों के पास अपनी आंसर था जो कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोल सकते थे, इसलिए दोनों की पावर ठीक थी। सस्पेंसिव का मतलब होता है इसमें सीधे मना कर दिया, इसमें होता है आप एक बार पुनर्विचार कर लो। ये राष्ट्रपति बोल रहा है, और किसको बोल रहा है? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को बनाने वाली लोकसभा राज्यसभा है, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये तो एक तरह से आंख दिखा रहे हैं कि अच्छा हमारी बिल्ली हमें ही में वो वाला काम हमने बना और हमें कह रहा है पुनर्विचार कर लो। इसका यूज भी नहीं करते, लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका यूज किया। जब उनके पास एक फाइल पहुंची जिसमें लिखा था, एक्चुअली क्या हुआ, यूपी में अमिताभ बच्चन की पत्नी किसी अच्छी पोस्ट पर बैठा दी जिसमें सरकारी आवास, सरकारी नौकर, सरकारी गाड़ी, सरकारी टेलीफोन, मतलब सब सरकारी खर्चे पर था। तो किसी ने ये क्वेश्चन उठाया कि अगर ये क्या नाम है इनका, जया बच्चन अगर ये एमपी हैं तो ये लाभ के पद पे कैसे हैं? कोई भी चीज अगर आप सरकार से लाभ के रूप में लेते हो, सैलरी, घर, नौकर, गाड़ी, तो आप लाभ के पद पे हो। इन एमपीज को छोड़ देना, एमएलए ये नहीं है, हम सब हैं। अगर हम में से किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए, उसको सरकारी तनख्वाह मिलने लग गई ना, वो लाभ के पद पे है। तो इनको बहुत सारी सरकार ने सुविधाएं दे दी, भाई पीए, पीएस, फ्री की गाड़ी, घर चाहे रही नहीं वो, लेकिन उसके नाम से अलॉट तो है और उसको तनख्वाह मिल रही है। तो फिर ये क्वेश्चन उठाए तो लाभ के पद पे है, ये एमपी कैसे हैं? जब ये क्वेश्चन उठा तो सरकार में खलबली मच गई, और सरकार ने रातों रात, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, रातों रात एक नया बिल क्रिएट किया और कहा ये अपने जिस पे आदमी बैठे थे ये पोस्ट लाभ के पद पर नहीं आएंगी, और साइन किए, तुरंत से राज्यसभा से पारित करवाया और फाइल भेज दी एपीजे के पास। एपीजे ने पढ़ा और एपीजे ने कहा ये तो चीटिंग है, क्योंकि ये लाभ के पद हैं, ये तो जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी जा रही है, जनता के टैक्स के पैसे से ये घर में रहते हैं, चाहे यूज ना करें लेकिन उसके बदले फ्री पैसा ले रहे हैं। ये सरकार का पैसा किसी ना किसी फॉर्म में, यानी जनता का पैसा, आपका मेरा, ये पैसा खर्च कर रहे हैं। इनके लिए अर्दली है, नौकर है, कुक है, इनके लिए ड्राइवर है, तो ये तो लाभ की पोस्ट, लाभ का पद है। अब ये बात इनको लगी एपीजे को गलत, इन्होंने सरकार को कहा मुझे गड़बड़ लग रही है, पुनर्विचार कर लो। तो सरकार को लगा अच्छा हम तो रातों रात दुखी हो रहे हैं, अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं और ये हमें कह रहा है कि गड़बड़ लग रही है, इस बार रह जा बस, अब अगली बार नहीं बनाएंगे। 2006 की घटना है, 2007 में टाइम पीरियड पूरा हुआ था, ये 2 से 7 के थे, दोबारा नहीं आए, जबकि बहुत अच्छा काम किया था। कारण कौन सी वीटो यूज कर ली?
कांग्रेस को लगा कि कहीं कल को और किसी चीज़ पे अपना आंख दिखाने लग जाए। वैसे भी कांग्रेस दोबारा आई थी, 2009 से 14 कांग्रेस ही तो थी, कांग्रेस ने इनको दोबारा नहीं आने दिया। ये खुद भी समझ गए थे कि भैया मेरा जीतना नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस मेरे एंटी हो गई। मैंने कौन सी पावर यूज़ कर ली? सस्पेंसिव वीटो। इन दोनों ने यूज़ की थी तो वो सरकार के खिलाफ नहीं थी, वो ठीक थी। इन्होंने यूज़ की तो सरकार पे बात चुभ गई कि अच्छा हमें बता रहा है ये आदमी कि हमें पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि हमने सोच समझ के ये काम किया। अगला है पॉकेट। ये यूज़ की है सिर्फ एक आदमी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने। और मैंने शायद आपको जब बेसिक बैच में थे कहानी सुनाई होगी कैसे इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। इंदिरा गांधी का मर्डर दो आदमियों ने किया, सतवंत सिंह और बेंच सिंह। दोनों सिख लड़के थे और दोनों ने कहा हमने पैसों के लिए इंदिरा को नहीं मारा, हमने इंदिरा को इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी देके हमारे बिल्कुल सिंपल, जिनको कुछ नहीं पता, आम आदमी, ऐसे लोगों को मरवा दिया। तो ये बदला था। अब इंदिरा गांधी का बेटा यंगेस्ट पीएम बना था राजीव गांधी। राजीव गांधी 40 साल में पीएम बन गए थे, 31 अक्टूबर 1984। उस टाइम आपके देश में ज्ञानी जैल सिंह जी क्या थे? ये थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैंने आपको शायद बताया होगा इनकी गाड़ी पे भी अटैक हुआ था। इनकी गाड़ी पे लोहे की रॉड से अटैक किया जब ये इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे, वो एक्सपायर हो गई थी। ये एम्स गए थे और सोचो राष्ट्रपति कितनी बड़ी सिक्योरिटी में चलता है, इनकी गाड़ी पे लोहे की रॉड से हमला, मतलब आम आदमी जो सिक्का तो मरना ही मरना, ये कंफर्म। इन्होंने घर आते ही राजीव को फोन किया और कहा दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, तुम फौज बुला लो। तो राजीव ने कह के फोन कर दिया आप चिंता न करें, पुलिस संभाल लेगी। और अगले 4 दिन तक दिल्ली में इतनी दहशतगर्दी मचाई, मतलब सरेआम खुलेआम सिखों की गर्दन काट दी, उनको तलवारों से काटा, घर जला दिए, आग लगा दी दुकानों में, घरों में। आप खुद सोच के देखो, इंस्टेंट ऐसा हो तो आदमी कहाँ भागे? अगर पता हो ना 2 महीने बाद होगा तो आदमी अपना रहने खाने का, बीवी बच्चों का वहां पर जुगाड़ कर ले। ये 1-2 दिन के अंदर इतनी भयानक दिल्ली बना दी। और पुलिस को फोन करें, पुलिस आए ना, पुलिस को ऑर्डर दे दिए गए आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे वो एसडीएम ने कल ऑर्डर दिया था ना परसों कि भैया आप ऐसे करेंगे, ऐसे पुलिस को ऑर्डर थे आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे जहां दंगे होंगे, दंगे भड़कने दो। और ये कहीं ना कहीं अकल आनी चाहिए। ये ऊपर से ऑर्डर्स थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी मान लो। इसीलिए ज्ञानी जैल सिंह जी को राजीव गांधी की बातचीत पसंद नहीं आई और राजीव ने जब गड़बड़ की, ज्ञानी जैल सिंह ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की। इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी इस घटना के बाद। ये इनकी मां के मर्डर के कुछ दिन बाद की घटना है। तो इन्होंने 1987 में, तब ये पीएम थे, 89 तक थे ना, ये एक बिल बनवाया, एक विधेयक। ये वो दौर था जब पंजाब में बहुत खराब हालत थी और पंजाब में क्या लगाया गया था? इमरजेंसी। 87 से 92 चली थी ना, आतंकवाद का बोलबाला था और चिट्ठियां, तब तो कोई व्हाट्सएप पर ये तो थे नहीं। तो उस टाइम पे राजीव गांधी ने कहा इन लोगों का कॉन्टैक्ट रोकने का सबसे अच्छा तरीका है इनके लेटर्स को बीच में पकड़ा जाए, क्योंकि उससे मैसेज आता था। तो इन्होंने एक बिल पेश करवाया और उसमें कहा कि किसी पे भी अगर शक हो तो उसके लेटर को खोल के डाकिया पढ़ सकता है और कुछ भी गड़बड़ मिले तो वो सूचना दे दे पुलिस को। अब डाकिया जिसकी मर्जी उसकी लेटर पढ़े, ये ठीक है या गलत है? भाई डाकिया को क्यों पता चले हमारे घर में क्या चल रहा है? अब डाकिया की भाई डाकिया तो राजा थोड़ी कि उसको पता होना चाहिए मेरी प्रजा क्या कर रही है। इसका विरोध किया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोकसभा ने पारित कर दिया, राजीव का टाइम था, राज्यसभा ने पारित कर दिया। किसके पास गया कागज? राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह ने कहा तो निजता का हनन करेंगे, हर एक का लेटर पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? 100 तरह की बातें होती हैं घर में, भाई माँ बेटे के बीच में है या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई खास बात है, घर से जुड़ा कोई लेन देन है, व्यापार, 100 बातें हैं। हर चीज़ क्यों बताऊं डाकिया को? डाकिया गांव के गांव में जानते थे सब चीज़ें। तो ये कहा ये गलत है। और जैसे ही फाइल इनके पास आई, ज्ञानी जैल सिंह जी के पास, इन्होंने सोचा अगर मैं ना करूंगा तो फिर कोई कारण नहीं निकलेगा, क्योंकि राजीव कह देंगे आतंकवाद को रोकने का तरीका इसलिए आप साइन कीजिए। अगर मैं मना करूंगा तो मेरी पावर हटा दी जाएगी। इन्होंने कहा मैं पॉकेट वीटो यूज करता हूँ, ना हाँ की और ना की। जब ना नहीं कर रहा तो बुरा कैसे माने? क्या पता साइन करे, अभी विचार कर रहा है। ना हाँ ना में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 कहता है राष्ट्रपति कितने भी दिन तक विचार कर सकता है। तो कह दिया विचार कर रहा हूँ, वो हट ही गया। ये विचार ही करते रहे। 1989 में फाइनली वो हट गए और इनका विचार चलता रहा। फिर ये भी हट गया, खैर इनका टाइम पीरियड भी हट गया, पर वो आज तक कानून नहीं बना, क्योंकि उसके बाद ना राजीव आए और ना उनकी फैमिली में से कोई आया। 1989 के बाद कांग्रेस का चेहरा अलग अलग आदमी है ना। राजीव गांधी का तो मर्डर हो गया ना 91 में, और फिर इनकी पत्नी नहीं आ पाई। तो आज तक एक अकेला आदमी जिसने कौन सी पावर यूज की है? कौन से राष्ट्रपति हैं ये? सस्पेंसिव का यूज करने वाला इकलौता राष्ट्रपति एपीजे, और एब्सोल्यूट का यूज करने वाले 2, एक राजेंद्र प्रसाद और एक आर वेंकटरमन या रामास्वामी वेंकटरमन। इनमें सबसे सेफ पोजीशन में कौन खेला? दोनों, राजेंद्र प्रसाद भी और आर। उनके बीच उनको कारण बताने थे तो बड़ा आसानी से कौन ऐसा था जिसके वो दोबारा नहीं आ पाया अपनी यूज पावर के कारण, वरना एपीजे दोबारा आते और दोबारा आके वो 10 साल काटते। चलो पढ़ेंगे आगे। हमने आर्टिकल 200 पढ़ना है ना, तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी विधेयक के, अंडरलाइन कर लो ये, राज्यपाल किसी भी विधेयक के बारे में अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए विधेयकों को अस्वीकृत कर सकता है। तो किसको कारण नहीं बताने पड़ते? लेकिन राष्ट्रपति को किसके कारण बताने पड़ते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। किसके में फ्री है ये? राज्य को क्यों बताऊं? मेरी मर्जी। और राज्य इतना नहीं है कि देश के राष्ट्रपति से क्वेश्चन कर दे। इसके बाद अगले पेज पे देखो, पहला पॉइंट टिक करना, केंद्र राज्य के संबंध, भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। तो ये केंद्र राज्य संबंध है। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो केंद्र के कानून कौन बनाती है? संसद। और राज्य के कानून विधानमंडल, जिसमें विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। अगला पॉइंट टिक करो, राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद नीचे आ जाओ, राज्यों का दायित्व। राज्यों का क्या दायित्व है अपने आप बताओ पहले, राज्य क्या करें? थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इससे पहले एक छोटा टॉपिक समझा दूं ताकि इसको कल पढ़ाऊंगी बड़े टॉपिक को। एक बार सब लोग बोर्ड पे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ लो जो कल पढ़नी है। आप सभी जानते हो आपके देश में 3 बड़ी सर्विसेज हैं, आईएएस,
IFS, ये कौन सा IFS? क्योंकि IFS तो दो हैं, कौन सा है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी है, वो सेंट्रल सर्विस है, वो अखिल भारतीय नहीं है। इन तीनों को कहते हैं ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाएं। टफेस्ट कंपटीशन है, आप सब जानते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करता है, और देश का बिल्कुल क्रीम जो दिमाग बच्चा है ना, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और हर तरह से डिसीजन लेने के काबिल है, वो यहाँ तक पहुंचते हैं। इनमें से दो सर्विसेज सरदार पटेल ने बचवाई, अंग्रेजों के टाइम की थी, हमारी नई सरकार कह रही थी खत्म करो, ये सब अंग्रेजों के आदमी हैं, तो सरदार पटेल ने कहा नहीं, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी तो देश चलेगा कैसे, इनका बनाए रखना जरूरी है। सरदार पटेल के कारण ये पोस्ट बची थी, और ये आपने बाद में क्रिएट की थी 1966 में, यानी आज़ादी के लगभग 20-30 साल बाद आपको लगा कि नई पोस्ट बना दें, तो आपने नई पोस्ट बनाई। अखिल भारतीय सेवाएं, टफेस्ट एग्जाम वाले तेज दिमाग आदमी और औरतें हैं, तो मानो ये लोग लगने जितने मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल इनको हटाना भी है। इनको लगाने का काम जितना लंबा है, हटाने का प्रोसेस भी बहुत बड़ा है। इनको हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। जब भी कभी कोई IAS हो तो आप देखना, IAS बहुत बार पंगेबाजी ले लेते हैं बड़े बड़े मंत्रियों से, इनसे देखा है, तू मैं बहस कर लेते हैं। संगीता कालिया हरियाणा में महिला SP, शायद तब फतेहाबाद में थी, जब अनिल विज जी से उनकी तू मैं हुई, पूरी खुले आप यूट्यूब पे आपने देख भी सकते हैं, पड़ी हुई हैं वीडियोस, बिल्कुल सरेआम। अनिल विज जो थे वो एक लोगों की वो नहीं रहते सभा टाइप की, जिसमें लोग आते हैं अपनी बातें रखते हैं, ऐसे बैठे हुए थे। यहाँ अनिल विजय, यहाँ संगीता कालिया, बाकी सब बड़े बड़े अफसर साइड में बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि भाई ये शराब बेचने के काम में जो लोग फंसते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो अनिल विज ने कहा क्यों छोड़ते हो? तो संगीता कालिया ने कहा सर सरकार का फोन आता है तो छोड़ते हैं, स्पष्ट तौर पे। भाई सरकार का कोई मंत्री फोन करता है तो इसने अब ये क्या कहें? तो अनिल विज ने घुमा फिरा के बात उन पर डाल दी कि अच्छा आप तो सरकार को ब्लेम लगाए। तो उसने कहा सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पकड़ते हैं जाते हैं, तुरंत किसी मंत्री का फोन आता है, हम क्या करें? तो ये तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई ना। अब अनिल विज जब कुछ भी नहीं बोल पाए, मंत्री हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी चेयर छोड़ी नहीं, उन्होंने कहा गेट आउट, इस महिला को, IPS को, कि गेट आउट। तो उसने कहा मैं क्यों छोड़ूं जगह, उठी नहीं वहाँ से। तो अनिल विज मैं जाता हूँ, अपनी चेयर पीछे करके खुद चले गए। 4-5 साल पुरानी बात हो गई। अनिल विज यहाँ से चले गए, संगीता कालिया वहीं बैठी रही। वो जानती थी कि अनिल विज हद से हद क्या करेंगे, भाई राज्यपाल को कहेंगे, और क्या करेगा कोई राज्यपाल, क्या करेगा राज्यपाल, सिर्फ हरियाणा में ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा नहीं उठा के वहां पटक देगा कहीं कि भैया तुम जो है श्रीलंका के पास पहुंच जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। हद से हद राज्यपाल ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर भी उसी कैडर के अंदर होगा। हरियाणा से आज तक नहीं निकली संगीता कालिया, चाहे कुछ कर लिया इन लोगों ने, बस इतना कर सकते हैं। हरियाणा एक तो पंचकुला बैठा हो कोई, और एक मेवात, तो जमीन आसमान का अंतर है। इतना कर सकते हैं, इतना दुखी कर सकते हैं, या लाइन हाजिर कर देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे, वो बेइज्जती मानी जाती है। आपको तनख्वाह मिलेगी बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पर तो खुश हो जाए, हाँ ड्यूटी भी नहीं करनी और पैसे आ रहे हैं। यहाँ बेइज्जती है कि आपको कोई काम नहीं दिया और आपको पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसलिए या तो हद से दिन का ट्रांसफर, या फिर इनको कि ठीक है ड्यूटी ना देके और थोड़ा फील कराते हैं कि तुमने गलती की। लेकिन हटा नहीं सकते थे। हटाने की पावर सिर्फ किसकी है? राष्ट्रपति। कहीं भी IAS, IPS, IFS को लगाना जितना मुश्किल है उतना ही हटाना। तो ये इसीलिए राज्य में लीडर्स की तरह रहते हैं। पर इनमें एक बात यह है कि ये पढ़े लिखे हैं और ये थोड़ी बेशर्मी नहीं दिखा पाते, क्योंकि बेशर्मी दिखाने के लिए अनपढ़ होना भी जरूरी है। पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा शर्म कर जाता है। इसीलिए आप देखना IAS, IPS हमेशा बना के चलते हैं। जो भी आपका CM होगा या कोई भी है, DC हमेशा रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट देता है। अगर उसके इलाके से कोई मंत्री है या उसके इलाके से कोई MLA है ना, तो ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी करेगा, वो हमेशा रिगार्ड के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा। ये हैं आने जाने लोग, ये अब हैं, 5 साल बाद नहीं है। उसकी नौकरी है पक्की, वो बैठा रहेगा। SDM ने अभी लाठी चार्ज के जब ऑर्डर दिए करनाल में, तो उसमें ज्यादातर लोगों ने यही तो कहा कि जिनकी भक्ति कर रहे हो, जिनके लिए करवा रहे हो, 2 साल 3 साल बाद वो दिखेंगे नहीं। सरकार बदलती रहती है, ये परमानेंट नौकरी है, इनको 40 साल नौकरी देनी है, मतलब देनी है। आज सरकार कांग्रेस की, कल बीजेपी की, फिर कांग्रेस की, तो आवाजाही चलेगी। लेकिन तुम्हारी पोस्ट तो परमानेंट है ना, और तुम्हारे ऊपर राष्ट्रपति के अलावा कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो इतना डर नहीं मानना चाहिए। लेकिन क्या होता है 99% केसेस में जो मंत्री कह दें, जो MLA कह दें, वही ये लोग कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं क्यों बिगाड़ के नहीं चलनी, ताकि आराम से जीवन कटता रहे। अदरवाइज अगर एंटी हो जाए ना, तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस कैडर से कोई इनको निकाल नहीं सकता। अगर कोई मान लीजिए दिल्ली में है और उसकी CM से बहस हो गई, तो दिल्ली में ही रखेगा उसको। हाँ एरिया बदल देगा, जैसे सीलमपुर का दे देगा। अब सीलमपुर थोड़ा पिछड़ा इलाका, वेलकम सीलमपुर, ये यमुना पार वाले, एक बैठा हो दिल्ली में, सोचो पॉश इलाके में, नई दिल्ली में, या कहीं पे RK पुरम में, या साउथ दिल्ली में, इतना अंतर कर सकता है, लेकिन उसको हटा नहीं सकता और उसका राज्य नहीं बदल सकता। इसलिए पावरफुल मानी जाती है ये 3 पोस्ट। कौन कौन सी? हाँ, इन तीनों को लगाने के लिए आपके यहाँ एक बोर्ड है, क्या नाम है उसका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें एक हेड होता है और 9 या 11 जितनी जरूरत हो उतने इसके मेंबर्स होते हैं। इन सबकी नियुक्ति भी देश का सबसे बड़ा आदमी करता है। कौन है वो? राष्ट्रपति। जैसे देश में IAS, IPS है ना, ऐसे हर स्टेट भी अपने आदमी बनाती है। देश में UPSC है, स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे HPSC, UPPSC, भाई जिस भी राज्य का है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं, जैसे HCS बना दिए, यानी हरियाणा सिविल सर्वेंट्स। इनके आदमी भी काम करेंगे, ये इनकी हेल्प करते हैं। कैसे? ये नंबर 1 पे अधिकारी होते हैं ना, ऐसे नंबर 2 पे जो अधिकारी होगा वो स्टेट का होगा। जैसे अगर पुलिस से एग्जांपल लें, तो पुलिस किसी भी जिले में सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? SP किस रैंक का होता है? IPS। अगर कभी आप किसी SP से मिलें तो आप देखना उसके यहाँ पे ना भारत सरकार के वो 4 शेर वाला नहीं है, वो लगा होता है उसके पास। उसको सितारे से नहीं पहचाना जाता, जैसे ये SI इंस्पेक्टर तो सितारे से स्टार्स लगे हैं, लेकिन जब आप कभी IPS अफसर से मिलेंगे, देखें तो आप देखना उसके स्टार नहीं, उसका वो भारत का राजकीय चिन्ह होता है। ये IPS जो सबसे बड़ा है आपके जिले का, ये SP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन एक आदमी कैसे कैसे सब जगह संभालेगा, तो इसको हेल्प करने के लिए निचले स्तर के अफसर मिले हैं, वो उस राज्य ने प्रोवाइड करा दिए। तो DSP है। DSP कौन हुआ?
जो इसके नीचे काम कर रहा है ना, जो डेप्यूटी है इससे नीचे है, ये उस राज्य का सिविल सर्वेंट है, ये देश का सिविल सर्वेंट है। अगर इसको हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाएगा, इसको हटाना हो तो राज्यपाल हटा देगा। इसके लिए राष्ट्रपति को चिंता नहीं करनी। इसलिए आप देखना ये लोग ज़्यादा झुक के रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी जो बागडोर है ये अपने ही राज्य के राज्यपाल के हाथ में है। ये जानते हैं कि हमें कौन हटा सकता है, सिर्फ देश का राष्ट्रपति। हद से ज़्यादा में क्या कर देंगे, सस्पेंड करवा देंगे ना। और अगर राष्ट्रपति को कहेंगे तो राष्ट्रपति को तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने मामले नहीं सुलझाए जाते, मेरे पास लेके आते हो, इस डीसी को हटाओ, इस एसपी को हटाओ। इसलिए राज्य अपने तक सीमित रखता है, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो तो ही इस तरह के काम। आपने खेमका का नाम सुना है? खेमका सरनेम नहीं सुना? पता नहीं 56 या 58 बार उनके तबादले हो चुके हैं। आप सोचो जितनी सर्विस नहीं है उससे ज़्यादा तबादले। तो किसी भी आईएएस का हद से अधिक क्या बिगाड़ लेंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये आपके राज्य के लेवल पे काम करते हैं, ये आपके देश के लेवल पे काम करते हैं। प्रशासन दो तरीके से संभलता है किसी भी जिले का, एक होता है डीसी और एक होता है एसपी। डीसी का काम होता है बिजली, पानी, गाँव, परिवहन, लाइट, भाई शिक्षा, सेफ्टी, और दूसरा होता है एसपी। इसका काम होता है पुलिस को देखना, और पुलिस जो है वो देखती है क्राइम ना हो, लाइफ बड़ी आसान रहे। दोनों मिलकर काम करेंगे तब जिला अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा, और दोनों गड़बड़ करेंगे तो कभी कहीं पानी नहीं पहुंचेगा, कहीं चेन स्नैचिंग होगी, कहीं लूटपाट होगी, कहीं मर्डर्स होंगे। इन दोनों के चाहने से आपका जिला चल पाता है। ये एक आईएएस अफसर है और एक आईपीएस, दोनों चलाते हैं किसी भी जिले को मिलकर। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।